हेलो, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम बात कर रहे थे पूर्णांकों के बारे में। हमने सीख लिया है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब हम सीख रहे हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। हमने पूर्णांकों को हम पूर्णांकों को भी जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। उसके साथ साथ हम अभी सीख रहे हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में अब हम पहुंच गए हैं अभ्यास संख्या 3A के 5 नंबर सवाल पे। सवाल है कि संख्या रेखा खींचकर उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। पहला पूर्णांक है +4। पहला पूर्णांक क्या है? +4। इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो धन भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पे हम शून्य मान लेते हैं, 0, और यहाँ पे हम मान लेते हैं -1, -2, -3, -4। इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमको क्या बताना है? +4 दर्शाना है। तो हम चलेंगे 0 से और कहाँ पहुँचेंगे? +4 पे। कहाँ पहुँचेंगे? +4 पे। तो ये क्या हो गया? ये +4 हो गया। आप ये +4 दर्शा दिया गया। इसी प्रकार हमको -9 दर्शाना है। क्या दर्शाना है? -9। यहाँ हमने खींची लाइन, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने क्या बताया है कि पूर्व दिशा की तरफ हमेशा हम प्लस वाली संख्याएं मानेंगे और पश्चिम में हम लोग हमेशा माइनस वाली संख्याएं मानेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब हमको क्या करना है? 0 से आना है कहाँ पे? -9 पे। कहाँ पे? -9 पे। अब हम किधर चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं पश्चिम साइड की तरफ। किधर? पश्चिम साइड की तरफ। और इसमें हम कहाँ गए थे? हम गए थे पूर्व साइड की तरफ, पूर्व दिशा की ओर। तो हमको अब दूसरा नंबर जो गा नंबर सवाल है उस पर दर्शाना है +7। क्या दर्शाना है? +7। हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमको माइनस की तरफ जाना है, प्लस की तरफ जाना है बच्चों? हमको जाना है प्लस की तरफ। तो हम किधर चलेंगे? हम चलेंगे 0 से पूर्व दिशा की ओर और कहाँ पहुँचेंगे? 7 पे पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? 7 पे पहुँचेंगे। तो अब हम किधर गए हैं? अब हम गए हैं पूर्व दिशा की ओर। किधर गए? पूर्व दिशा की ओर। इसी प्रकार अब जो अगला सवाल है, सवाल नंबर घ, उसमें हमको दर्शाना है -3। क्या दर्शाना है? -3। हमने यहाँ पे मान लिया 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5, और इधर हम क्या माने? -1, -2, -3, -4। ठीक है। अब हमको किधर जाना? माइनस की तरफ जाना है। तो माइनस किधर होता है? पश्चिम दिशा की ओर। तो हम क्या करेंगे? हम 0 से निकलेंगे और पश्चिम दिशा की ओर चले जाएंगे 3 पे। -3 पे पहुंच गए हम। कहाँ पहुंच गए? -3 पे। इसी प्रकार हमको दर्शाना है -6। क्या दर्शाना है? -6। यहाँ आगे, यहाँ 0 मान लिया। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7।
अब हम चलेंगे पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि पश्चिम हमेशा माइनस की तरफ होता है, माइनस हमेशा पश्चिम की तरफ होता है, इसलिए हम चलेंगे पश्चिम की ओर और हम कहाँ पहुँच जाएंगे -6 की तरफ। हम इस प्रकार से किसी भी सवाल, किसी भी अंक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी अंक को हम सब लोग इसी प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे संख्या रेखा बनी हुई है और इसको देख कर क्या करना है, उत्तर देना है। लिखा है ए बिंदु +7 है तो -7 कौन सा बिंदु होगा। यदि जो ए है वो +7 है तो -7 कौन सा बिंदु है, ई। -7 कौन सा बिंदु है, ई। ई बिंदु क्या है, -7 है। ई बिंदु क्या है, -7 है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 0 है, यहाँ -1, -2, -3, -4। बिंदु बी जो है -4 को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है, -4 को निरूपित कर रहा है। बिंदु बी जो है -4 को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार अगला सवाल है कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या होगा। बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये बिंदु बी जो है वो है चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे हमको देखना है इसका विपरीत बिंदु क्या होगा। 1, 2, 3, 4। बिंदु बी का विपरीत जो वो है, क्या बोलते हैं, बिंदु बी का विपरीत बिंदु जो है वो क्या है, सी है। क्या है, सी है। बिंदु बी का विपरीत बिंदु जो है सी है। बिंदु बी का विपरीत बिंदु जो है सी है। इसी प्रकार बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांकों को लिखिए। बिंदु डी के और एल, बिंदु डी 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिंदु बी जो है बिंदु डी जो है वो +6 को प्रदर्शित कर रहा है। साथ में जो बिंदु के है ये देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिंदु के जो है वो -6 को निरूपित कर रहा है। उसी प्रकार बिंदु एल जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो बिंदु जो एल है वो +7 को निरूपित कर रहा है। इसके अलावा जो आखिरी सवाल जो अंगा नंबर सवाल जो है वो सवाल क्या है, बिंदु डी के और एल के विपरीतों के बारे में बताइए। बिंदु डी का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे बिंदु डी 6 पे है तो बिंदु डी का विपरीत क्या होगा, बिंदु 6 पे कौन सा, के, बिंदु के। बिंदु डी का विपरीत क्या है, बिंदु के है। और बिंदु के का विपरीत क्या है, बिंदु डी है। बिंदु के का विपरीत बिंदु डी। और एल का विपरीत देखना है क्या है, एल कहाँ पे, 1, 2, 3, 4 पे 4, 5, 6, 7 पे है, तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिंदु के का जो बिंदु एल का जो विपरीत है वो है एम। बिंदु एल का विपरीत एम है। बिंदु डी का विपरीत के, बिंदु के का विपरीत डी और बिंदु एल का विपरीत एम। तो अगला सवाल है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। सवाल नंबर 7 क्या है, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। इनमें हमको पूर्णांक बताने हैं कि -2 और 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। -2 के बीच में आएगा -1, -0, +1 और +2। ये क्या है, इनके बीच में आने वाले पूर्णांक हैं। इसी प्रकार 0 और 6 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। 0 और 6 के बीच में आएंगे, बीच वाले लिखने, 0 को हम क्यों लिख रहे थे, यहाँ पे आएगा 1,
2, 3, 4, 5। यहाँ पे -4 और 4 के बीच में आने वाले पूर्णांक हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि -5 और +2 के बीच में आने वाले पूर्णांक हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1। ये -5 और +2 के बीच में आने वाले पूर्णांक है। इसी प्रकार हम देखते हैं -3 और +5 के बीच में आने वाले पूर्णांक क्या हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? ये -3 और +5 के बीच में आने वाले पूर्णांक है। इसी प्रकार ये क्या है? -8 और 4 के बीच आने वाले पूर्णांक हैं -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये -8 और 4 के बीच में आने वाले पूर्णांक हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्नांकित संख्या रेखा को देखिए। पहले बताया गया इस संख्या रेखा को देखिए, फिर लिखा गया है इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए तो हम एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। 0 से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली संख्या बढ़ते हुए क्रम में होती है, और 0 से पश्चिम की दिशा में जाने वाली संख्या घटते हुए क्रम में होती है। क्या होती है? घटते हुए, घटते हुए को ऐसे नहीं लिखते, घटते हुए क्रम में, और ये बढ़ते हुए क्रम में। तो एक क्या है? एक संख्या जो है 0 से छोटी है, और ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये उससे छोटी, मतलब। और ये यहाँ पे एक जो है बड़ी संख्या है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी, इससे बड़ी। तो इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, प्लस होता जाएगा। क्या होता जाएगा? प्लस। और इधर जब जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 5। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है जिनको बढ़ते हुए क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 3, 4। 2 संख्याएं ही इन दोनों के बीच में, और इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। फिर उससे बड़ी होगी -2, फिर उससे बड़ी होगी -1। यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -1। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -3। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। और जो बड़ी संख्या वो 4 है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा, तो 3 से बड़ी संख्या कौन होती है? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। और यहाँ पे 0 के बाद 1, 2 और 3। ये बढ़ते हुए क्रम में है। और यहाँ पे -5 जो है, इसमें सबसे छोटी और -2 में छोटी संख्या कौन है? इन दोनों के बीच में सबसे छोटी होगी -4, फिर उससे बड़ी -3, फिर उससे बड़ी -2। लेकिन इन दोनों के बीच में बताना था, तो -4 सबसे छोटी है, और उससे बड़ी क्या है? 3 है। और यहाँ पे क्या बताया कि -3 है। यहाँ पे क्या बताएगा? -1 और 4 के बीच की संख्याएं लिखी। तो -1 से बड़ी क्या है? 0, फिर उससे बड़ी है 1, फिर उससे बड़ी है 2, और उससे बड़ी है 3। इन संख्याओं को ऐसे प्रदर्शित करना था। यहाँ पे पहले समझना था कि कैसे संख्याएं बड़ी और छोटी होती हैं। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि यदि पश्चिम दिशा की ओर जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं छोटी होती हैं, और जो पूर्व दिशा की ओर संख्याएं जाती हैं 0 से, वे सब बड़ी होती हैं। पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली संख्याएं जो 0 से पूर्व दिशा की तरफ जाएं वो बड़ी संख्याएं, और जो 0 से पश्चिम दिशा की तरफ आए वो छोटी संख्याएं होती हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है
-13 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। -13 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। ये जो साइन है ये निरपेक्ष मान का साइन है। हमको 13 का जो है -13 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। देखिए निरपेक्ष मान क्या होता है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जो निरपेक्ष मान है ये देखिए, ये हमने लिखा, एक संख्या रेखा बना ली, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, यहाँ पे हमने -1, -2, -3 और -4 मान लिया। यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 मान लिया है मान लो। देखिए हमको किसी भी चीज़ का निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि मान लो हमने कहा -3 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। -3 का निरपेक्ष मान का अर्थ यह है कि परिमाण कितना है, कितना हम इधर की तरफ चले हैं। देखिए हम 0 से चलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, 3 पे पहुँच जाएंगे। 1, 2, 3 कहाँ पहुँच गए, 3 पे, -3 पे पहुँच गए। लेकिन हम चले कितना है, हम चले कितना है, हम चले हैं 3 कदम। कितना चले हैं, 3 कदम चले हैं। कितना चले हैं, 3 कदम चले हैं। इसी प्रकार यदि हमको 0 से +3 की तरफ चलना पड़े फिर भी हम कितना चलेंगे, +3 की तरफ चलना पड़े तो भी हम कितना चलेंगे, हम चलेंगे 3 कदम। हम चाहे माइनस में जाएं चाहे प्लस में जाएं, हमको उतने ही कदम चलने पड़ेंगे या उतना ही उसका परिमाण होगा। अगर +3 का परिमाण 3 है तो -3 का भी परिमाण 3 होगा। मतलब हम 3 ही कदम जा सकते हैं। 3 पे जाने के लिए हमें 3 कदम ही चलने पड़ेंगे। तो जितने कदम चलने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। चाहे हम प्लस में जाएं चाहे माइनस में जाएं, हमको चलना तो पड़ेगा ही। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, तब हम आगे जाके पहुँचेंगे। तो जो निरपेक्ष मान होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जब हम 13 ऋणात्मक की तरफ या पश्चिम की तरफ, जब हम पश्चिम की तरफ 13 कदम चले हैं तो हम कितने कदम चले हैं, हम 13 कदम चले हैं। तो यहाँ पे -13 का निरपेक्ष मान 13 होगा। इस पर ऐसे ही 12 का निरपेक्ष मान 12 होगा, 37 का निरपेक्ष मान 37 होगा और 0 का निरपेक्ष मान 0 है, क्योंकि हम न दाहिने गए ना बाएं गए, ना पूर्व की तरफ गए ना पश्चिम की तरफ गए। जब हम किसी तरफ जाएंगे ही नहीं तो हम वहीं पे खड़े रहेंगे, और जब हम एक कदम भी नहीं चलेंगे तो उसका निरपेक्ष मान 0 होगा। यदि हम पश्चिम की तरफ 37 कदम जाते हैं, यदि हम पश्चिम की तरफ 37 कदम जाते हैं तो हम पश्चिम की तरफ जाएंगे ना 37 कदम। जब हम 37 कदम चल के जाएंगे तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो होगा उसका निरपेक्ष मान। -37 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 37 होगा, क्योंकि हमने 37 कदम वहां तक जाने के लिए चले हैं। वह इसी प्रकार 47 का निरपेक्ष मान 47 होगा और 101 का निरपेक्ष मान 101 होगा। 101 का निरपेक्ष मान 101 होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथनों की पहचान कर लिखिए। इसमें कहा गया है, का नंबर सवाल है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। क्या कहा गया है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। अभी तक हमने क्या सीखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटा पूर्णांक जो है कोई भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का एक पूर्ववर्ती और एक अनुवर्ती जरूर होता है। क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक तो -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, इधर 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 छोटा है, उससे छोटा -1 है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है। ऐसे मान लो कि करोड़, 1 करोड़ लिख लिया जाए। मान लो 1 करोड़ लिख लिया जाए, तो 1 करोड़ से भी छोटा एक उसका संख्या हो सकता है क्या, 1 करोड़ 1। इसीलिए जो है, जो सबसे छोटा पूर्णांक कोई संभव ही नहीं है। तो ये क्या है,
शून्य एक सबसे छोटा पूर्णांक है, ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है। लेकिन शून्य जो है क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अवश्य है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। शून्य का कोई विपरीत नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक का विपरीत एक है, दो का विपरीत दो है, तीन का विपरीत तीन है, चार का विपरीत चार है, लेकिन शून्य का कोई भी विपरीत नहीं होता, ये सत्य बात है। इसी प्रकार कहा गया है -17 बड़ा है -5 के, बिल्कुल गलत है। हमने क्या बताया कि बाईं तरफ जो संख्याएं इधर की तरफ चलती हैं, तो जो इधर वाली संख्या होती है पश्चिम की तरफ जो सबसे ज़्यादा पश्चिम में होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो शून्य के पड़ोस में संख्या होती है वह सबसे बड़ी होती है। इस केस में यदि ऋणात्मक संख्या है तो -5 तो हमको -17 इधर आएगा, पश्चिम की तरफ आएगा और बहुत आगे आएगा, और जो शून्य से बहुत दूर है, लेकिन 5 शून्य के करीब में, इसलिए 5 बड़ा है न कि 17 बड़ा है। तो ये बात जो है, ये बात क्या है, ये बात असत्य है। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे 5 जो है बड़ा है किससे, 17 से, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, इसमें कहा गया है 17 बड़ा है, -17 बड़ा है -5 से, लेकिन यहाँ पे -5 बड़ा है -17 से। और दूसरा सवाल है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि हम उसमें कुछ भी जोड़ दें तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। तो बताइए, एक धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या 5 है और इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना है, -5 है। तो -5 कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये बात जो है बिल्कुल सत्य बात है। क्या, बिल्कुल सत्य बात है। और इसी प्रकार इसमें लिखा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है। कैसे, क्योंकि -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 होगा, और मैंने अभी बताया है कि प्लस की संख्या जो है वो हमेशा बड़ी होती है। तो ये क्या है, ये जो बात है ये बिल्कुल असत्य बात है। क्या है, असत्य बात है, असत्य बात है। इसी प्रकार इसमें लिखा गया है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य बिल्कुल एक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है शून्य को, तो शून्य बिल्कुल क्या है, एक पूर्णांक है। ये बात, ये जो कह रहा है सवाल 4 नंबर सवाल कि शून्य एक पूर्णांक संख्या नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है। सवाल नंबर 6 है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। बिल्कुल, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, यह सत्य बात है। क्या है, सत्य बात है। क्योंकि शून्य में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि शून्य हो जाए, तो शून्य में यदि हम शून्य जोड़ देंगे तो शून्य ही रहेगा। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप सभी लोग हमसे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।